हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का सिनेमैटिक 69 चैनल पर। और आज आप लोग देखने वाले हैं एक अंडररेटेड मूवी रॉन्ग टर्न का पार्ट 1। इस मूवी में खून खराबा थोड़ा ज्यादा है, तो जिन लोगों को ज्यादा खून खराबा पसंद नहीं है वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, और जिनको ऐसी मूवीज अच्छी लगती हैं तो चलो उनके साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक घने जंगल के साथ होती है, जहाँ पर एक कपल को हमें ऊंचे पहाड़ पर क्लाइंबिंग करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें लड़के का नाम रिची और लड़की का नाम हेली है। हेली रिची से पहले ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ जंगल के बीच उसे एक गंदी सी नदी दिखाई देती है, लेकिन वो इस सब पर इतना ध्यान नहीं देता है और जल्दी से हेली को ऊपर आने का इशारा करता है। लेकिन तभी अचानक से हेली की पकड़ छूट जाती है और वो नीचे की तरफ गिरने लगती है, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को संभालती है और दोबारा से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगती। लेकिन इसी बीच अचानक से उसके फेस पर खून गिरने लगता है और ऊपर की ओर देखने पर उसे रिची का हाथ दिखाई देता है, जिसे अचानक से कोई पीछे खींच लेता है और उसके बाद उसे पहाड़ी से बुरी तरह से नीचे फेंक देता है। कि तभी अचानक से हेली को भी कोई ऊपर खींचने लगता है, लेकिन इतने में ही वो रस्सी काट कर नीचे गिर जाती है, जहाँ उसे रिची की लाश नजर आती है। और तभी अचानक से आसपास के पेड़ों में तेजी से हलचल होने लगती है, जिसे देखकर हेली वहां से भागने की कोशिश करती है। अब कोशिश मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भागते उसके पैर में फेंस की कीलें चुभ जाती है और वो नीचे गिर जाती है। कि इतने में ही अचानक से उसे कोई पीछे खींच लेता है। और ये इस मूवी का इंट्रो है, जिसमें हमें यह दिखाया जाता है कि रिची और हेली जैसे और भी कई सारे कपल्स इन जंगलों में आकर मिसिंग हो चुके हैं। फिर आगे मूवी में हमें एक जंगल से गुजरती हुई कार को दिखाया जाता है, जिसे चलाकर कैरिस शहर जा रहा था, क्योंकि वो शहर जा रहा था अपने एक जॉब इंटरव्यू के लिए। लेकिन थोड़ी ही आगे चलने पर उसे एक लंबा ट्रैफिक मिलता है, जिसे देखकर कैरिस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो गाड़ी से नीचे उतरकर एक ट्रक ड्राइवर से जाम लगने की वजह पूछने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि 5 मील दूर एक केमिकल से भरा ट्रक पलट गया है, जिसके चलते ट्रैफिक को हटने में कम से कम 4-5 घंटों का समय तो लगने ही वाला है। जिसे सुनकर कैरिस परेशान हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आज ये बेरोजगार फिर से बेरोजगार होने वाला है, क्योंकि जॉब देने वाला कोई भी इसका 4-5 घंटे तो वेट नहीं करने वाला था। लेकिन क्योंकि कैरिस को ये नौकरी किसी भी हाल में चाहिए थी, इसलिए वो उसी कंपनी में फोन करके अपने लेट होने की वजह बताता है। लेकिन आसपास जंगल और पहाड़ होने की वजह से लो नेटवर्क के कारण कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। उधर पास ही में कैरिस को सड़क पे एक गैस स्टेशन का बोर्ड नजर आता है और वो गाड़ी गैस स्टेशन की ओर मोड़ देता है। और उसी रास्ते में आते समय उसे ढेर सारी गाड़ियां खराब दिखती हैं, जो कि ऑफ कोर्स कोई अच्छा साइन तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इन सब पर इस चूतिए का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता और ये गाड़ी को हवाई जहाज बना के सीधा गैस स्टेशन पे ही रोक के दम लेता है। शायद इसे मरने की कुछ ज्यादा जल्दी है। खैर वहाँ पहुंचकर उसे एक आदमी मिलता है, जो वैसे तो मूवी में बीमार दिखाया है, लेकिन बीमार से ज्यादा तो वो बेवड़ा लग रहा है। खैर कैरिस गाड़ी से नीचे उतरता है और टेलीफोन के थ्रू किसी को कॉल करने की कोशिश करता है। अब क्योंकि ये एक स्लैशर मूवी है, तो ऑफ कोर्स आप लोग तो जानते ही हो कि एक स्लैशर मूवी में चाहे गाड़ी हो या फोन, दोनों ही हमेशा ज्यादातर खराब निकलते हैं। जिसके बाद कैरिस उस गैस स्टेशन के मालिक से बात करता है और वो उससे पूछता है कि मौत का रास्ता यानी कि शहर जाने के लिए क्या कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन वो बेवड़ा उससे कोई जवाब नहीं देता। लगता है चचा ने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। लगता है 8 PM की पूरी बोतल पी ली है शायद। पर कैरिस को दीवार पे लगा हुआ एक नक्शा नजर आता है, जहाँ पर शहर जाने के लिए उसे एक शॉर्टकट नजर आता है, जिसके बारे में वो गैस स्टेशन के उस बेवड़े मालिक से पूछता है। पूछने पर यहाँ अब उस बेवड़े की भी जबान खुल जाती है और वो भी उसे उस रास्ते से जाने के लिए फ्री की सलाह दे देता है। और फ्री की चीज को तो शायद कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, कैरिस भी नहीं। तभी तो उस बुड्ढे की बातों में आके ये कच्चे रास्तों पे भटक रहा है। आगे चलकर वो एक रास्ता 2 रास्तों में बदल जाता है। कैरिस यहाँ पर कुछ सोचता है, जिसके बाद वो एक कच्चे रास्ते पर अपनी गाड़ी मोड़ देता है, जहाँ थोड़ी ही दूर चल के उसे एक मरा हुआ हिरन नजर आता है, जिसे देखने के चक्कर में उसकी गाड़ी रास्ते पे खड़ी हुई गाड़ी से टकरा जाती है। जिसकी आवाज सुनकर उस कार में मौजूद लोग भी जंगल से बाहर आते हैं और टकराई गाड़ियों को देखकर वो कैरिस से उसका हाल पूछते हैं। वो बताता है कि मैं ठीक हूँ और साथ ही उनसे बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करने की वजह पूछता है। वो बताते हैं कि बीच सड़क में मौजूद नुकीली तारों की वजह से उनकी कार के टायर फट चुके हैं, की वजह से अब उन्हें पैदल ही सफर करना पड़ेगा, जिसमें से वो लोग फ्रांसिन और ईमान को गाड़ी की देखभाल के लिए वहीं छोड़ देते हैं। लगता है इस मूवी में सबसे पहले मरने का नंबर इन दोनों का ही है। इन दोनों को गाड़ी के पास छोड़ते हुए वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ थोड़ी दूर आगे चलकर ही उन्हें एक मरा हुआ नेबला नजर आता है, जिसे देखने पर यह लग रहा था
था कि उसे किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है। और ये सब छोड़कर वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें जंगल में जलते हुए कुछ टायर्स नजर आते हैं, जिसे देखकर कैरिश बोलता है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, हमें बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। उधर हमें इमाम और ट्रेंसीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हें जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें देखने के लिए इमाम जंगल के अंदर चला जाता है। लेकिन काफी देर तक उसके वापस न आने की वजह से ट्रेंसीन भी उसके पीछे चेक करने चली जाती है, जहाँ जंगल में उसे पहले तो इमाम का जूता नजर आता है और उसके बाद कटा हुआ कान, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहीं खड़ी खड़ी रोने लगती है कि इतने में ही एक आदमी उसके पीछे से आकर उसी नुकीली तार से उसका पूरा मुंह फाड़ देता है। आगे हमें कैरिश और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जिन्हें रास्ते पर चलते चलते जंगल में एक घर नजर आता है, जिसे देखकर वो लोग मदद की तलाश में उस घर के पास जाते हैं, जहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। जिसे देखकर कैरिश घर के अंदर चला जाता है, जहाँ जाने पर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे सालों से कोई नहीं रहता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद घर में मिली गाड़ी की चाबियां, फ्रिज में रखे ह्यूमंस के ऑर्गन और जिससे उनकी गाड़ी के टायर फटे थे उसी नुकीली तार को देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये उन्हीं लोगों का घर है जिन्होंने उनकी कार को क्रैश किया था। ये सब देखकर वो लोग वहाँ से भाग ही रहे थे कि इतने में ही कैरिश खिड़की से देखता है कि एक छोटा ट्रक उनकी क्रैश कार को यहाँ लेकर आ रहा है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगते हैं और पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं कि इतने में ही दो आदमी दरवाजे से अंदर आते हैं और ट्रेंसीन की लाश को नीचे फेंक देते हैं। और वहीं हमें जेसी और कैरिश को दिखाया जाता है जो कि बेड के नीचे छुपे हुए थे और वो दोनों ट्रेंसीन की लाश को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं। और यहाँ पहली बार हमें मूवी में उन तीनों म्यूटेंट को दिखाया जाता है जो ट्रेंसीन की लाश को काटकर अपने रात के डिनर का इंतजाम कर रहे थे। ट्रेंसीन को ऐसा कटता देख जेसी की चीख निकलने वाली होती है कि इतने में ही कैरिश उसके मुंह पे हाथ रख के उसे शांत करता है। अब जैसे ही तीनों म्यूटेंट जेसी की बॉडी खाकर लंच करके अपने दोपहर की नींद लेने लगते हैं, वैसे ही कैरिश चुपके से बेड के नीचे से निकल के वहाँ से भागने की कोशिश करता है और इन लोगों को भागते हुए एक म्यूटेंट देख लेता है, जिससे कि ये तीनों म्यूटेंट जाग जाते हैं और उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। लेकिन कैरिश अपने दोस्तों से बोलता है कि उन्हें भागने के लिए उनकी ट्रक की जरूरत पड़ेगी, जिसे लेने के लिए कैरिश उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भागने लगता है, जिसकी वजह से एक म्यूटेंट उसे गोली मार देता है और वो वहीं नीचे गिर जाता है। इसके बाद स्कॉट भी वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद तीनों म्यूटेंट उसके पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ थोड़ी ही दूर भागने के बाद वो लोग स्कॉट को भी एक एरो के थ्रू मार देते हैं। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर कैरिश और जेसी भी ट्रक को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन आज शायद तीनों की किस्मत थोड़ी ज्यादा ही खराब थी, क्योंकि थोड़ी ही दूर चलने के बाद ट्रक फंस जाता है, जिसकी वजह से वो लोग उस ट्रक को छोड़ के वहीं जंगलों में भागने लगते हैं। और अब जंगलों में चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है और इधर वो तीनों म्यूटेंट भी उन तीनों का शिकार करने के लिए आ गए थे। और इधर कैरिश, जेसी और कार्लिन आराम करने के लिए रुकते ही हैं कि इतने में कार्लिन उन्हें ऊपर देखने का इशारा करती है, जहाँ उन्हें ऊपर देखने पर एक टावर दिखाई देता है। टावर को देखते ही तीनों इसके ऊपर चढ़ने लगते हैं ताकि वहाँ पर कोई रेडियो हो तो वो पुलिस से संपर्क कर सके। और तीनों को ऊपर चढ़ के एक मेडी किट मिलती है, जिससे जैसी कैरिश का बैंडेज कर देती है। अब क्योंकि उन्हें ढूंढने पर रेडियो भी मिल गया था, जिसके थ्रू जैसी पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में ही वो तीनों म्यूटेंट भी नीचे आ जाते हैं और जैसी इससे पहले पुलिस से कुछ कह पाती, उतने में ही वो लोग रेडियो की वायर काट देते हैं, जिसके बाद वो तीनों म्यूटेंट इन तीनों को मारने के लिए टावर में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले ही कैरिश उस दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देता है। अब जैसे ही कार्लिन का कनेक्शन पुलिस वालों से होता है, उतने में ही वो तीनों नीचे से टावर में आग लगा देते हैं, जिसे देखकर वो तीनों ऊपर पैनिक करने लगते हैं कि इतने में ही कार्लिन पास में रखे बॉक्स को उठाकर वहाँ की एक खिड़की तोड़ देती है, जिसमें से तीनों एक एक करके पेड़ों के ऊपर कूद जाते हैं। लेकिन उन्हें ये सब करते हुए वो तीनों म्यूटेंट भी देख लेते हैं और वो भी उन्हें पकड़ने के लिए पेड़ों के ऊपर चढ़ने लगते हैं। इधर जैसे कैरिश और कार्लिन भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने लगते हैं और जैसे ही कार्लिन अकेले एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर जा रही होती है, इतने में ही एक म्यूटेंट आके उसके एक सर के दो टुकड़े कर देता है अपनी कुल्हाड़ी से। अब कैरिश और जैसी जैसे तैसे करके वहाँ से बच के भाग आते हैं, जहाँ कैरिश को नीचे एक पुलिस की गाड़ी आते हुए नजर आती है, जिसे देखकर कैरिश तेजी से पहाड़ी से नीचे उतर के आता है और इतने में ही वो शेरिफ से कुछ बोल पाता, तो इतने में ही एक म्यूटेंट शेरिफ की आंख में तीर मार देता है, जिसे देखकर कैरिश गाड़ी के नीचे छुप जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो म्यूटेंट भी आ गया था। अब उसे कुछ शक होता है, जिसके चलते वो गाड़ी के नीचे देखने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कैरिश वहाँ पर नहीं था। अब आगे दिखाया जाता है हमें जैसी को, जिसे उन तीनों म्यूटेंट ने अपने घर में बांध रखा था। लेकिन इससे पहले वो तीनों उसे मार के अपना नाश्ता पूरा करते, इतने में ही कैरिश शेरिफ की गाड़ी को लाकर उसके घर में क्रैश कर देता है, जिसके चलते दो म्यूटेंट तो उस गाड़ी के नीचे ही दब के मर जाते हैं और बचे हुए एक म्यूटेंट को कैरिश टैप कर देता है, जिसके बाद वो जैसी को जाकर खोलने लगता है। लेकिन
इतने में ही पीछे से एक म्यूटेंट आके उस पे फिर से हमला कर देता है, लेकिन मौके पे चौका मारते हुए जैसी एक तीर को उसके सर में घुसा देती है, जिसके बाद वो दोनों घर से बाहर निकल आते हैं और यहाँ शेरिफ पुलिस की गाड़ी के पेट्रोल टैंक में गोली मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक तेज धमाका होता है और वो पूरा घर उड़ जाता है। और उसके बाद जैसी और कैरिस उन म्यूटेंट के ट्रक को लेकर वापस से उसी गैस स्टेशन पे जाते हैं जहाँ पर लगे हुए एक मैप के थ्रू वो लोग इस रास्ते पर आए थे। अब उस ट्रक को आता देख गैस स्टेशन के मालिक की फट जाती है और वो खुद को अंदर लॉक कर लेता है, लेकिन कैरिस उससे वहाँ कुछ नहीं कहता और वहाँ पर लगे हुए मैप को फाड़ देता है ताकि जैसे लोड़े उन लोगों के उस रास्ते पर जाके लगे ऐसे किसी और के ना लगे। खैर उस मैप को फाड़ कर कैरिस जैसी के साथ जंगल में मंगल करने चला जाता है और फिल्म की स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब अगर आप लोगों ने मूवी को पूरा देख लिया है तो आपको मूवी ये पसंद आई होगी, और अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन